वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत रहमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रेड 10th के हवाले से, यानी क्लास 10th के हवाले से, क्लास 10th की केमिस्ट्री के हवाले से। और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं या क्या होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि इट्स अ रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। या अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो वहाँ से इसको डिफाइन करना और भी आसान हो जाता है। मैथमेटिकली मैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से लिख सकता हूँ। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और इसके मुताबिक प्रोडक्ट जो है और रिएक्टेंट के रेशियो हम लेते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के हम रेशियो लेते हैं। तो इसको डिफाइन यूँ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए डिफिनीशन है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इन सिंपल वर्ड्स KC। अब दूसरी जो बात हम करते हैं, यानी दूसरा जो इसका है हमारा टॉपिक है, वो है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट का इन्हिसार जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं उस पे यूनिट का इन्हिसार होता है। मैं पहले एक जर्नल सा इक्वेशन डिराइव करता हूँ, जर्नल सा फार्मूला डिराइव करता हूँ, जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका यूनिट मालूम कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक जर्नल सा फार्मूला डिराइव करते हैं। उस जर्नल सा फार्मूला डिराइव करने के लिए लेट अस कंसीडर ए जर्नल रिएक्शन। उस जनरल फार्मूला डिराइव करने के लिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट करते हैं विद B मोल्स ऑफ B, और ये रिवर्सिबल बनाते हैं C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। यहाँ पर जो स्मॉल ABCD है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल फार्मूले से पहले जो हिंसे लगे होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये वो कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं और ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अददी सर आप उसको कह सकते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में ये अददी सर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ये आपके पास हो गया इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस जर्नल रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, यानी जो स्मॉल ABC है, D है, तो वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर हो जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि A का हमने कंसंट्रेशन लिया है तो ये जो स्मॉल a है ये उसका पावर आ गया। B का हमने कंसंट्रेशन लिया है तो स्मॉल b जो उसके साथ कोएफिशिएंट है उसका पावर है। इस तरह से C जो है उसके कंसंट्रेशन का पावर C है और D जो है कंसंट्रेशन का पावर डी हुए। तो इसको मैं कहता हूँ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। और जो कोएफिशिएंट होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो उसके पावर हो जाते हैं इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैंने इनके कंसंट्रेशन शो किए हैं मोल पर DM क्यूब में, यानी मैंने ABCD जो है उनके कंसंट्रेशन में लेता हूँ मोल पर DM क्यूब, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना किया है कि चूंकि मैंने CDA और AB के जो है कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब में रिप्रेजेंट किया है तो मैं इसमें लिख देता हूँ मोल पर DM क्यूब, और ये पावर जो है उसका उसी तरह से रहेगा, यानी एक्सपोनेंट जो है उसका C हो जाएगा। इस तरह से मोल पर DM क्यूब रेज टू पावर D, ये मोल पर DM क्यूब रेज टू पावर A और मोल पर DM क्यूब रेज टू पावर B हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में से एक को कॉमन लेता हूँ, मतलब दोनों को में से एक कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर नीचे भी जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है उसमें भी एक कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाता है। ये उसका एक और फॉर्म है, यानी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इन दो में से एक लिया और उस दोनों का जो है
पावर चूँकि डिफरेंट है, बाकी क्वांटिटी सेम है, तो उन पावर को मैंने प्लस किया है। इस तरह से मोल पर डी एम क्यूब जो नीचे हैं उसमें से एक लिया है और उनके पावर जो हैं उनको प्लस किए हैं। तो यहाँ पर मोल पर डी एम क्यूब सी प्लस डी हो जाता है और ये मोल पर डी एम क्यूब रेज टू पावर ए प्लस बी हो जाता है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, यानी ये नीचे वाला जो है उसको ऊपर ले जाऊँगा, तो ये जो a प्लस बी है ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यूँ लिखा जा सकता है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि मैंने सिर्फ इतना किया है कि इसको मैं ऊपर ले गया और मोल पर डी एम क्यूब तो उसका पावर जो है सी प्लस डी है, और चूंकि ये नीचे से ऊपर गए हैं तो लिहाजा ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस ए प्लस डी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ भी गौरतलब है कि आपके पास ये जो C प्लस डी है असल में ये आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट्स के वो हैं। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि C प्लस डी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, जबकि A प्लस बी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं। अब अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स की जगह या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की जगह मैं NP लिख दूँ और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की जगह जो है मैं NR लिख दूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो NP माइनस NR आ गया है तो ये आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स के दरमियान जो है डिफरेंस आ जाता है, तो इसको मैं डेल्टा N से डिनोट कर सकता हूँ। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गया है ये वो फाइनल इक्वेशन है, और इस फाइनल इक्वेशन को आप ज़रा गौर से देख लें, इसको याद भी कर लें, क्योंकि यही एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए उसका यूनिट मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन बनता है या एक तरह से एक फार्मूला बनता है वो है Kc इज इक्वल टू मोल पर डी एम क्यूब रेज टू पावर डेल्टा इन। जबकि डेल्टा इन क्या है, डेल्टा इन जो है आपके पास डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में जो डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा इन कहते हैं। तो ये डेल्टा इन कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ये डेल्टा इन जो है ये 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये -1 -2 -3 भी हो सकती है। दैट विल डिपेंड अपॉन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसी चीज़ को लेते हुए हम एक दो केमिकल इक्वेशंस के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के लिए हम यूनिट मालूम करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए याद होगी, लेकिन आपके करने का काम ये है कि आपने इस आखिरी जो एक्सप्रेशन है इसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि यही चीज़ जो है हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर एक दो इक्वेशन लेते हैं केमिकल इक्वेशन, और उसके लिए जो Kc की वैल्यू है, Kc का यूनिट है, वो मालूम करते हैं यूजिंग दैट फार्मूला, दैट इक्वेशन दैट वी जस्ट डिराइव्ड। यहाँ पर मैंने ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला रिएक्शन है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ये मेरे पास है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। दूसरे में है 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जबकि तीसरे रिएक्शन में हमारे पास है कि 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन फॉर्मिंग ए मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब सवाल यह है कि यहाँ पर हम इनके लिए Kc के यूनिट्स हैं, एक तो ये है कि उसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख लें, दूसरा Kc के यूनिट जो है उसके लिए मालूम करें। तो इसके साथ दो क्वेश्चन रिलेट हम कर लेते हैं। राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन यूनिट ऑफ Kc फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशंस। NH3 raised to power whole 2 divided by nitrogen concentration into hydrogen concentration raised to power 2। तो ये उसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास 2 होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 होते हैं, और जब दोनों के डिफरेंस जिसको हम डेल्टा n कहते हैं वो -2 के बराबर होता है। और अगर हम इसको वहाँ पर लगा दें या जो हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है, हमने एक एक्सप्रेशन जो है डिराइव किया था Kc, तो उसमें तो ये मेरे पास हो जाता है मोल पर डी एम क्यूब रेज़्ड टू पावर डेल्टा n। अब अगर इसमें हम डेल्टा n की वैल्यू लगाते हैं तो डेल्टा n की वैल्यू जो है मेरे पास -2 है, तो मेरे पास ये हो जाता है Kc इज इक्वल टू मोल पर डी एम क्यूब होल -2। लिहाजा यहाँ पर Kc की वैल्यू यूनिट जो है वो पर मोल स्क्वायर DM6 जो है उसका यूनिट आता है।
इस तरह से दूसरे के लिए अगर हम करते हैं तो यानी दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड वाला जो इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये हो जाता है उसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब हम मालूम करते हैं उसके लिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 2 है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 2 है। यानी आप देख लें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टोटल जो है वो 2 है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है एक हाइड्रोजन का है और एक जो है आयोडीन का है, तो वो भी 2 हो जाते हैं। तो अब 2 - 2 जो है 0 हो जाता है, लिहाजा डेल्टा इन की वैल्यू जो है आपके पास 0 आती है। और अगर आप इसको इस एक्सप्रेशन में प्लेस करते हैं तो आपके पास जो Kc के लिए यूनिट है वो कोई नहीं होगा, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी होगी इस सूरत में। तो इस तरह से ये जो दूसरा इक्वेशन है उसके लिए Kc का यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। अगर हम तीसरा इक्वेशन की बात करें तो उसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, ये हो गया उसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो 2 है हमारे पास, लिहाजा डेल्टा इन की वैल्यू जो है 1 आती है। अब अगर हम इसको उस इक्वेशन में प्लेस कर लें कि Kc = मोल पर dm क्यूब होल डेल्टा इन, तो उससे हमारे लिए जो Kc का यूनिट होगा इस इक्वेशन के लिए वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर Kc के लिए जो यूनिट है वो हमारे पास हो जाती है मोल पर dm क्यूब, क्योंकि डेल्टा इन की वैल्यू जो है वो क्या आती है, वो 1 आती है। लिहाजा 1 जो अगर आप इसका लेते हैं तो हमारे पास यही यूनिट बचता है और वो है मोल पर dm क्यूब। तो आपने देखा कि यहाँ पर यूनिट जो है वो Kc के लिए वो डिफरेंट आता है, यहाँ पर वैल्यू यूनिट जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब यूनिट ही नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो है यूनिट जो है उससे भी डिफरेंट है। तो इन तीनों यूनिट्स का इन्हिसार जो है वो किस चीज़ पे है, ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस पे हैं। ये जो तीनों इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन मैंने लिखे हुए हैं इन पे हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास जो यूनिट ऑफ Kc है उसका इन्हिसार किस चीज़ से होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है और फर्स्ट ईयर में भी अगर आपने Kc की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका भी तरीक़ाकार यही होता है। लिहाजा दोनों के लिए वीडियो मुफीद है, फर्स्ट ईयर और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।